जो टॉपिक हमें करना है बच्चे, ठीक है ना, यूनिट 10 में, वो है सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीतियाँ। यानी अगर आपको समाज में सामाजिक विकास करना है और आर्थिक विकास करना है तो कौन कौन से उपकरण पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा बच्चे। तो सिलेबस में बोला गया है कि आपको लोक नीति में कौन कौन सी नीतियाँ पढ़कर एग्ज़ाम के लिए आना है बच्चे। तो उसमें से जनरली हमें सरकार के द्वारा जो आवास नीति है वो हमें समझ कर जाना है, सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य नीतियाँ बनी है वो समझ के जाना है, पेयजल से संबंधित जो नीति है बच्चे वो समझ के आपको जाना है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो सरकार ने नीति यानी पॉलिसीज बनाई है वो, मनरेगा से संबंधित बच्चे, ठीक है, आरटीआई से संबंधित, और लोक नीति की निगरानी किस प्रकार से की जाएगी और उनका मूल्यांकन कैसे होगा बच्चे, ऑडिटिंग क्या होती है और जन सुनवाई क्या होता है। तो ये लास्ट टॉपिक यही है बच्चे हमारे सिलेबस का, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोग सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के जो टूल्स होते हैं बच्चे उन्हें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और समझते हैं बच्चे। नीचे मैंने उस टॉपिक को इंग्लिश में भी दे दिया है और तुम लोगों को हिंदी में भी दे रखा है बच्चे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बच्चे वो आवास पे बात करेंगे, ठीक है। आवास की समस्या ऐसी नहीं कि सिर्फ भारत में लोगों के लिए आवास की समस्या है। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं बच्चे जहाँ विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं बच्चे जहाँ पे लोगों के लिए आज भी आवास की समस्या है, यानी उनके पास रहने के लिए घर नहीं है बच्चे, ठीक है। या तो वो झुग्गी झोपड़ियाँ बना कर रह रहे हैं या जिस तरह से भी अपने जीवन को वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। आवास हर एक देश की एक समस्या है बच्चे। तो भारत सरकार ने भी देखा कि हमारे यहाँ भी 70% लोग जो हैं बच्चे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 70% लोग आपके कहाँ पे रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगभग 30% जो लोग हैं बच्चे वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास तो आवास है बच्चे, रहने के लिए उनके पास एक अच्छा खासा घर है, सर ढकने के लिए उनके पास एक छत है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं लोग बच्चे उनके पास आवास की सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। वो झोपड़ी बना के रह रहे हैं। कभी कभी आंधी तूफान आता है तो उनकी झोपड़ियाँ क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, या फिर कुछ एक जुगाड़ करके बच्चे वो अपने आप को क्या करते हैं, ढकते हैं। लेकिन बारिश और तूफान या धूप या ठंड में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और उन प्रॉब्लम से उन्हें एक प्रकार से क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है बच्चे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बच्चे हमारी गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले वाली भी गवर्नमेंटों ने एक प्रकार से आवास नीतियों के ऊपर काम करना शुरू किया था बच्चे। और 2015 में बच्चे, 2015 में जब ये गवर्नमेंट पावर में आई, जो 2015 में ये गवर्नमेंट जब पावर में आई बच्चे, तो इसने प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन आरंभ किया था बच्चे, जिसमें ये बोला गया था कि 2015 से लेकर 2022 तक कोशिश ये किया जाएगा कि सभी लोगों को एक प्रकार से क्या किया जाए, आवास दिया जाए, यानी रहने के लिए उनके पास एक घर होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा। और उसके लिए उन्होंने एक योजना चलाई थी बच्चे, ठीक है। और वो योजना जो थी वो अमृत योजना है, ठीक है। और उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है बच्चे, जो 24 जून 2015 से क्या होती है, शुरू होती है बच्चे। यानी अमृत योजना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे ध्यान में रखना है कि जो अमृत योजना है, ठीक है, या अमूर्त भी उसको बोला जाता है, AMRUT, ठीक है, अमूर्त भी। तो ये योजना किससे संबंधित है बच्चे, तो वहाँ पे जनरली ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बच्चे, इसके अंदर हमें उन लोगों को आवास देना है जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में कार्य करने के लिए ही क्यों न गए हों बच्चे। तो उनके लिए एक प्रकार से आवास की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चे। जैसे महाराष्ट्र में तुम जाओगे तो जब महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं बच्चे जो एक लोअर क्लास, बिलो टू पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले जो लोग हैं बच्चे, वो गंदी बस्तियों में रहते हैं। और जो लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं बच्चे, वहाँ पे बहुत तरह की एक प्रकार की खतरनाक बीमारियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, पैदा होती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी एक प्रकार से हानिकारक है बच्चे। अगर किसी के पास आवास नहीं है तो उस व्यक्ति को बहुत तरह की खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं बच्चे, जो उसके जीवन को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। या उसके परिवार के लिए एक प्रकार से आवास नहीं है तो चुनौतियां खड़ी कर सकती है बच्चे। जिस घर में लड़कियां हैं, तो हमारा समाज तुम जानती हो कि कितना बर्बर है,
बहुत ठीक है, मानसिक रूप से कितने लोग कमजोर हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत न कर दे, इसलिए भी हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से किसकी जरूरत पड़ती है, तो आवाज़ की जरूरत पड़ती है। तो आवाज़ जो है बच्चे वो एक मेन एलिमेंट के रूप में देखा जाता है कि आपके पास एक प्रकार से क्या होना चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ऋचा की वजह से कॉल कट गई है, तो अगर कोई मैसेज आता है तो बता देना मेरे को, कॉल अभी बीच ही बता रहे बच्चे। तो हम लोग बात कर रहे थे आवास से संबंधित, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है बच्चे, यानी जो नई सरकार है बच्चे, उसने आवास के लिए कौन सी योजना लाई है बच्चे, तो उसमें अमृत योजना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि यही सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले की भी सरकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलाई थी बच्चे, लेकिन बहुत सारे लोगों को आवास योजनाएं नहीं मिली। खासतौर से उन लोगों को हमें आवास देना होता है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विधवा जो महिलाएं होती हैं बच्चे, उन्हें इस प्रकार के आवास हमें क्या करने देने हैं, जो बिलो टू पावर्टी लाइन है बच्चे, ठीक है, या एबव टू पावर्टी लाइन है। ठीक है, तो जो गरीबी जो रेखा उससे नीचे रेखा के नीचे जो लोग आते हैं, उन्हें एक प्रकार से आवास की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चे। इस अमृत योजना में लगभग 500 शहरों को टारगेट किया गया है बच्चे, ठीक है ना, दूसरे पेज पर लिखा भी है मैंने। 500 शहर हैं बच्चे जहाँ पे एक प्रकार से आवास की योजना करनी है बच्चे। और इस अमृत योजना के तहत लगभग देश के 60% आबादी जो होगी बच्चे, वो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी इसमें। तो लगभग 60% जो आबादी है बच्चे, उसको हम लोग आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और ये भी मैंने तुम लोगों को बताया बच्चे, तो ध्यान में रखना है कि तुमसे एक पेपर में स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि जो अमृत योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है, स्टेटमेंट इज अ राइट या रॉन्ग, तो तुम्हें बताना है राइट है बच्चे। इसके अंतर्गत 500 शहरों को क्या किया गया है, टारगेट किया गया, स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अमृत योजना जो है वो पूरे देश की पॉपुलेशन जो है बच्चे, उसमें से कितने प्रतिशत आबादी को समाहित करती है अपनी योजना में बच्चे, तो वहाँ पे लगभग 60% जो है वो तुम्हें ऑप्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट करके भी क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब ये नहीं तुम्हें बोलना होता है कि सिर्फ आवास की जो प्रॉब्लम है दुनिया भर में, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो भारत में भी आवास की समस्या है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ आवास की समस्या बहुत अधिक है बच्चे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हीं लोगों के पास तुम्हें घर दिखेगा जो लोग थोड़े से उस घर में जो लोग इनकम हैंड है, जहाँ पे आय के स्रोत हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी के द्वारा, प्राइवेट नौकरी के द्वारा या खुद के बिजनेस के द्वारा। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखोगे बच्चे, उनका पूरा जीवन जो है बच्चे, ठीक है, वो निर्भर करता है कृषि अर्थव्यवस्था पे। वो या तो अपने खेत पे काम करते हैं या किसी दूसरे के खेत पर काम करके अपने जीवन को जीवन निर्वाह करते हैं बच्चे। तो खास तौर से वो गाँव में तुम जाओगे तो झोपड़ियाँ बना के लोग रहते हैं बच्चे, और कभी कभी उनकी झोपड़ियों में आग लग जाती है, कभी तूफान आया, चक्रवात आया, बारिश आई, बाढ़ आई, तो ये बहुत सारी उनके जीवन को कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है बच्चे। पूरे विश्व में देखा गया कि आवास की समस्या है, तो पूरे विश्व में जो आवास की समस्या है बच्चे, ठीक है, विश्व में आवास की जब समस्या को देखा गया तो इस मुद्दे को बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया गया था। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 1987 में उठाया गया, और 1987 में उस ईयर को आवास वर्ष के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। 1987 के ईयर को आवास वर्ष के रूप में एक प्रकार से क्या किया गया था, घोषित किया गया था बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है। और 2000 तक बोला गया बच्चे, यूएन राष्ट्र संघ में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चे, वहाँ पे जो प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव में ये बोला गया था कि 2000 तक बच्चे, मतलब सन 2000 तक सभी लोगों के पास एक प्रकार से हमें क्या करना है, आवास उपलब्ध कराने का इन्होंने क्या किया था, लक्ष्य रखा था बच्चे, कि सभी लोगों को एक प्रकार से आवास प्राप्त हो जाएगी बच्चे।
जो हमारी देश की राष्ट्रीय आवास नीति है बच्चे, उसका उद्देश्य क्या है? विस्थापित व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को क्या होना चाहिए? आवास उपलब्ध होने चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि उस प्रधानमंत्री आवास योजना में थोड़ा सा पैसा सरकार, मेरे को लगता है कि उस व्यक्ति से लेती है, और अधिकतम जो पार्ट होता है वो सरकार देती है, या फिर जो कमजोर लोग होते हैं उनका पूरा पैसा जो होता है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, और पूरा का पूरा उनका जो भी एक आवास होता है उन्हें घर रहने के लिए बनाकर दे दिया जाता है बच्चे। नगरीय क्षेत्र हैं बच्चे, वहाँ पर भी झुग्गी बस्तियाँ बहुत हैं, उनको भी एक प्रकार से क्या करना है? सुधार करना है, और वहाँ पे भी अधिकतम लोगों को क्या करना? आवास देना है। ये राष्ट्रीय आवास नीति में रखा गया था बच्चे। और वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय आवास नीति के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं हैं बच्चे, उसमें सरकारी संस्थाएं भी आती हैं और निजी संस्थाएं भी आती हैं, और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आवास नीति को एक प्रकार से मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं बच्चे, कि राष्ट्रीय आवास नीति को एक प्रकार से क्या किया जाए? लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो पीपी मॉडल पे काम हो रहा है बच्चे इस समय। तो ये राष्ट्रीय आवास नीति तुम देख सकते हो बच्चे। तो ये राष्ट्रीय आवास नीति के बारे में चीजें थी, जहाँ पे अमृत से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे कि योजना कब आई थी, ठीक है, और इसके अंदर टारगेट यानी लक्ष्य क्या है, तो वो जर्नलिस्ट तुम बता सकते हो बच्चे। इसी टॉपिक में यानी सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित जो दूसरी नीति लाई गई थी बच्चे, वो लाई गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको NRHM भी बोलते हैं, ठीक है, NRHM बोला जाता है बच्चे नेशनल रूरल, ठीक है ना, हेल्थ मिशन है ये बच्चे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है बच्चे, जो शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 में बच्चे, ये शुरू किया गया खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को क्या करना? सुलभ बनाना बच्चे। क्योंकि देखा जाता है कि शहरी जो क्षेत्र है बच्चे, वहाँ पे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और अगर किसी देश की स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं होती है बच्चे, तो वहाँ का जो मानव संसाधन होता है वो पूरी तरह से कमजोर एक मानव संसाधन होता है बच्चे, और उस मानव संसाधन का उपयोग आप राष्ट्र विकास में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो राष्ट्र विकास के लिए अगर एक बेहतर मानव संसाधन चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर तुम जाओगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर तुम जाते हो बच्चे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे स्वास्थ्य नाम पे कोई एक मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। ऐसे भी तुम्हें गाँव मिलेंगे, और मैं किसी दूसरे गांव का नहीं, मैं अपने ही गांव का एग्जांपल ले लेता हूं। गाजीपुर में एक छोटा सा गांव है बच्चे, गाजीपुर अपने आप में एक बड़ा शहर है, ठीक है, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन मैं जिस गांव से आता हूँ बच्चे, ठीक है, उस गांव में, ठीक है ना, राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और उस स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने की वजह से बच्चे उस गांव में सबसे अधिक दिक्कतें जो होती हैं वो महिलाओं को होती हैं बच्चे, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके प्रेगनेंसीज के समय बहुत दिक्कत आती है, जिसकी वजह से गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कि बच्चे प्रेगनेंसीज के दौरान बहुत सारी महिलाओं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। या फिर जो बच्चे पैदा होते हैं बच्चे, उन्हें प्राइमरी स्टेज पर कुछ प्राथमिक उपचार चाहिए, और वो उपचार क्या होता है? उन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होता है बच्चे, जिसके वजह से भी डेथ हो जाती है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं हल करनी पड़ती है। तो हमारे गाँव में तुम जो मेरा गाँव था बच्चे, वहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर थे, ठीक है, उन्होंने कहीं से सीखा था, उनके पास कोई MBBS की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहीं से प्रैक्टिस किया, किसी के साथ रहा, और वही उस गांव में थोड़ा मोड़ा जितना होता है वो अपने लेवल पे क्या करते हैं? दवाइयाँ देते हैं, और लोगों को क्या करते हैं? इलाज करते हैं बच्चे। जबकि पंचायत जो है बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उस एरिया में कम से कम एक मोहल्ला क्लिनिक नाम जैसी संस्था को तो स्थापित करना चाहिए, ठीक है, और जो जिला अस्पताल होते हैं बच्चे, उनसे लिंक करना चाहिए, लिंकअप आपको करना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो कभी कभी आकर उस एरियाज में क्या कर सकें? बैठ सकें या देख सकें लोगों की। तो उस गांव में ना कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब इसी तरह से है कि चलो दवा दे दिया, ठीक हो गए तो ठीक हो गए, नहीं ठीक हो गए तो फिर आप देखिए। या फिर ये है कि जो शहर है वो 15 किलोमीटर दूर है, तब तक आपको इतनी प्राइमरी स्टेज में इतना अवेलेबल करा दिया जाता है कि आप शहर के अस्पताल तक क्या हो जाते हैं? बच्चे पहुंच जाते हैं बच्चे। तो खास तौर से ये देखा जाता है बच्चे कि जैसे इसी जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था बच्चे, इसमें काफी राज्यों को टारगेट किया गया बच्चे, ठीक है, काफी राज्य इसके अंदर, मतलब कहने का मतलब सभी राज्य तो नहीं आ रहे थे,
लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य इसके अंदर टारगेट हुए थे बच्चे जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य थी बच्चे। जैसे मैंने अपने एरियाज का बताया, ऐसे बहुत सारे एरियाज तुम्हें मिलेंगे जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो शून्य है बच्चे। मतलब उस एरियाज में कोई कंपाउंडर जो है बच्चे, जो डॉक्टर का असिस्टेंट होता है बच्चे, ठीक है ना, वो पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है। या फिर उस एरियाज में तुम्हें झोला छाप डॉक्टर जो होंगे वो बहुत मिल जाते हैं, इस तरह की चीज़ों। और वो कहीं ना कहीं झोला छाप जो डॉक्टर है बच्चे, वो लोगों के जीवन से कभी ना कभी क्या कर देता है, खिलवाड़ कर देता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लाया था बच्चे। और इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता, आशा दाई जो होती हैं बच्चे, दाइयों का नाम सुना है ना, जो थोड़ा मोड़ा प्राइमरी लेवल पे वो काम करती हैं प्रेगनेंसीज के दौरान, तो उन तरह के आशा दाइस को क्या किया गया था, इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस कराया गया था। और खास तौर से जो प्राइमरी उपचार के जितने भी जरूरी तत्व होते हैं बच्चे, वो सभी तत्वों को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एक प्रकार से क्या किया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है बच्चे। और इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जितने कमजोर लोग कवर होते हैं, मतलब जितने भी वर्ग आते हैं, उनकी एक प्रकार से सरकार क्या करती है, बीमा भी करती है, ठीक है ना। जैसे आप शहर में रहते हो तो आज के टाइम में तुम जानते हो कि लाइफ में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है, निश्चित है नहीं, अनिश्चितता बहुत है इस लाइफ में। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। जैसे मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है बच्चे, महीने का साल का 7,000 7,500 वो लोग डिडक्ट करते हैं, लेते हैं मुझसे। और 10 लाख तक की जो बीमारियां होंगी बच्चे, मुझे अगर 10 लाख तक की जो भी बीमारियां होंगी, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी हो ही मुझे जिसकी खर्च जो है वो 10 लाख तक रुपए तक है, तो वो सारा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो इसमें ये है कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो जो मेरे पास वो इंश्योरेंस जो मेरा है बच्चे, और इंश्योरेंस जो नंबर है, हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज नंबर है, उसको मैं किसी भी ऐसे अस्पताल में लेके जाऊं जो इंडियाज के लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से क्या है, टाई अप है जिन हॉस्पिटलों का बच्चे, वहां पे आपका क्या हो जाता है, मुफ्त इलाज हो जाता है। प्राइमरी स्टेज में आपको कुछ पैसा देना होता है, और जैसे ही उस कंपनी, जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, उसे जैसे ही क्लियरेंस होता है बच्चे, वो सारी सुविधाएं क्या होने लगती हैं, मिलनी शुरू हो जाती हैं बच्चे। आई बात समझ में? और यही चीजें तुम्हें बच्चे देखने को मिलेगी, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में भी ये चीजें रखी गई थी कि खास तौर से लाया जाए उन कमजोर वर्गों पर, उनका एक प्रकार से इंश्योरेंस किया जाए, जिससे कि वो दूसरे ठीक ठाक हॉस्पिटल में भी अपना क्या कर सकें बच्चे, एक तरह से क्या कर सकें, अपना इलाज करा सके बच्चे। जो राष्ट्रीय लिखा भी है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कमजोर वर्गों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करता है। तो सस्ती और सुलभ अगर स्वास्थ्य सेवाएं देनी है बच्चे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना पड़ेगा बच्चे, तब जाकर उसे कहीं सस्ती और सुलभ सेवाएं क्या हो सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं बच्चे। खास तौर से जैसे मैंने बोला कि यूपी में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बच्चे, और उस डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे सारे विलेज हैं जहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं एकदम जीरो है, नगण्य है बच्चे। खास तौर से यही इस तरह की समस्याएं तुम्हें दिखेगी बच्चे, खास तौर से पूर्वोत्तर जिलों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चे, जो खास तौर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं बच्चे, जो पहाड़ी राज्य हैं बच्चे, पहाड़ियों में जो राज्य हमारे आ रहे हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार के हमें एक प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं जो हैं वो बहुत कम है, और बहुत तरह की एक प्रकार की चुनौती क्या होती है वहाँ पे दिखती है बच्चे। हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। अब राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन है बच्चे, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसकी रणनीति के एक बच्चे है, तो इसकी रणनीति में थोड़ा सा पंचायती राज्य जो संस्थाएं हैं बच्चे, उसको दिया गया कि भाई आप अपने एरियाज में देखें कि किस प्रकार की समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित, और उन स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को आप क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, जो भी राज्य सरकार के द्वारा आपको दी जाएंगी या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सुलभ की जाए, उसका प्रॉपर आप प्रबंधित करेंगे और प्रॉपर एक प्रशिक्षण देंगे बच्चे। तो जो पंचायती राज होता है ना, ये आशादायी टाइप के लोगों को क्या करता है, नियुक्त करता है, किसी तरह से लाकर नियुक्त किया जाता है, और उन्हें कुछ सैलरी पे तो नहीं रखा जाता, उन्हें कुछ न कुछ एक तरह से मुआवजा और कंपनसेशन के रूप में कुछ चीजें उन्हें क्या की जाती है, दी जाती है। तो आशा के माध्यम से घर तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को क्या करना, पहुंचाना। तो जो आशा दाइस होती है ना, जैसे बहुत सारे बच्चियां होती हैं, लड़के होते हैं, जो जरूरी तो नहीं है कि सभी को सरकारी हॉस्पिटल में नौकरियां मिल जाएंगी, और सभी को क्या कहते हैं कि प्राइवेट अपने नर्सिंग होम खोल लेंगे या कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो उन तरह के जो लोग हैं, जो डॉक्टर तो कर रखे हैं, डॉक्टरी कर रखे हैं,
अच्छे कॉलेजेस से। अगर उन लोगों के पास नहीं है तो उन लोगों से आपको गांव की जो पंचायत होती है बच्चे, पंचायत को उन लोगों से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए और उन लोगों को अपने गांव में बुलाना चाहिए और उन लोगों के द्वारा गांव को एक प्रकार से क्या करनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं दिलानी चाहिए। उसके बदले में पंचायत उन्हें कुछ न कुछ क्या करे, पे करे बच्चे, गाँव से ही लेकर। तो ये चीज़ें, तो आशा जैसी चीज़ें इसमें लाई गई थी बच्चे। दूसरी चीज़ है पंचायत की स्वास्थ्य समिति। एक पंचायत के अंदर जैसे समिति बनानी पड़ेगी, एक स्वास्थ्य समिति बनाइए और वो समिति जो होगी वो स्वास्थ्य से संबंधित उस गांव की क्या करेगी, योजनाएं बनाएगी बच्चे। और मुख्य धारा में कुछ चीज़ें हैं बच्चे, जैसे आयुष, परंपरागत तरीके से भी हमारे यहाँ क्या होता है, इलाज होता है बच्चे। गाँव में जाओगे तो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो काढ़ा उढ़ा पिला दिया जाता है, झाड़ फूक भी होता है बच्चे। ये परंपरागत तरीके होते हैं जो माना जाता है कि कब कुछ लेवल तक ठीक होता है, मतलब ठीक है ना, किसी को सांप काट दिया तो झाड़ने फूकने वाला होता है, वो कुछ करता है, वो ठीक हो जाते हैं, भले वो श्रद्धा हो बच्चे। तो इस तरह की चीज़ों का भी आपको क्या करना चाहिए, उपयोग करना, लेकिन देखते हुए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति की एकदम जी परिस्थिति खराब हो गई और आप झाड़ फूक के चक्कर में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का क्या हो सकता है, जीवन समाप्त हो सकता है ना बच्चे। तो हमें परंपरागत जो स्वास्थ्य से संबंधित उपाय थे उन्हें हमें महत्व देना होता है बच्चे। हम लोग मसाले खाते हैं बच्चे खाने में, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं औषधियाँ ही होती हैं जो आपके स्वास्थ्य को क्या करती हैं, बेहतर बना के रखती हैं, ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनसे जाकर पूछो कि क्या आपको शुगर है, तो पता चलेगा कि नहीं, वो चीनी भी खूब खा रहा है, गुड़ भी बहुत खा रहा है, ठीक है, और उस व्यक्ति को शुगर जैसी चीज़ें नहीं है। लेकिन एक शहर में व्यक्ति है, लेकिन वो न तो बहुत अधिक शुगर ले रहा है अपने खाने में, न तो अभी कोई भी मीठी चीज़ें नहीं ले रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि उसको क्या है, शुगर है बच्चे। तो कहने का मतलब खान पान, हवा, पानी, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। कि अगर पानी जो है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने। इससे दिल्ली में बहुत सारे लोगों को जॉइंटिस्ट हो जाता है, हेपेटाइट्स हो जाती है, टाइफाइड्स जैसी बीमारियां होती हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो मेन तत्व जो है वाटर है। जैसे दिल्ली में देखो पानी का कोई बेहतर और क्लीन सोर्स तो है ही नहीं कि जो हम पानी पी रहे हैं, और जो भी हम पानी पी रहे हो बहुत पौष्टिक वाटर नहीं है कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स बचे होंगे, क्योंकि आप उसको फिल्टर करते हो और फिल्टराइज करने की वजह से सारे मिनरल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो एक पानी है, लेकिन वो आपके शरीर को कोई बेहतर फायदा देने वाला नहीं है बच्चे। आई बात समझ में। तो ये पंचायत समिति को हमने काम दिया था बच्चे। कुछ हमें पंचायत लेवल पे संस्थागत तंत्र बनाने पड़ेंगे बच्चे। जैसे गांव में ही आप क्या कर दें, स्वच्छता और स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति बना दें, क्योंकि गांव में बीमारियां जो होती हैं बच्चे, मानी जाती है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो क्लीननेस नहीं होने की वजह से, आप स्वच्छ हो ही नहीं, तो उसके वजह से भी क्या हो जाती है, बीमारियां होती है बच्चे। तो गाँव में क्या होता है कि खुले में लोग शौच करने चले जाते हैं, ठीक है। तो अब जाकर तुम देखोगे कि सरकार ने तो टॉयलेट व्यवस्था किया बच्चे, स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो पूरे गांव में एक तरह से किया गया। वरना गांव में तो तुम अभी जाकर, उससे पहले तो लोग ओपन में ही जाते थे, खुले में शौच जाते थे, और वो माना जाता था कि खुले में शौच जाएंगे तो उनकी मानसिकता थी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन उसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है बच्चे। पूरा का पूरा एयर जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि जो तुम्हारी बॉडीज को धीरे धीरे क्या कर रही हैं, खोखला कर रही है, और अचानक एक दिन आप सोए और पता चला कि आप निपट चुके हैं, और पता ही नहीं चला लोगों को कि आप मरे किस वजह से, मरने का कारण भी पता नहीं चलता है। तो गाँव में जो होती है बच्चे, जो ग्राम पंचायत होती है, इसका काम ही यही होता है कि क्योंकि गाँव में जनरली देखोगे बच्चे कच्चे घर होते हैं, रोड्स नहीं होते हैं, तो जब बारिश होता है ना, पानी लग जाता है गाँव में। जो लोग गांव में रहते होंगे और जो एकदम गांव में रहते होंगे जहां इलेक्ट्रिसिटीज भी हफ्ते में आती है, कभी दिन में कभी रात में, तो हमने तो यही देखा था अपने यहाँ बच्चे कि 7 दिन में लाइट आ रही है, एक हफ्ते दिन की लाइट होती थी, एक वीक जो होती थी वो नाइट की लाइट होती थी, उसी में लोग अपना एग्रीकल्चर और ये सारे। बारिश हो जाती थी तो पूरा मतलब एरिया जो था वो कीचड़ से क्या हो जाता था, फिल हो जाता था, पानी स्टोर हो जाता था, उसमें मच्छर पैदा होने शुरू हो जाते थे बच्चे, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीमारियों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं बच्चे, ठीक है ना। और बहुत सारे जानवर भी निकलने शुरू हो जाते, सांप बिच्छू, ये सारी चीजें भी तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं बच्चे। इसी तरह से सार्वजनिक अस्पतालों के सामुदायिक प्रबंधन हेतु लोक कल्याण समिति।
अब जो सार्वजनिक अस्पताल है बच्चे, उसका एक प्रबंधन भी होना चाहिए, और उसका प्रबंधन जो होना चाहिए वो सामुदायिक प्रबंधन होना चाहिए, यानी सभी लोग मिलकर। क्योंकि देखो, कोई भी गांव में अगर अस्पताल हम खोलते हैं बच्चे, या छोटा सा एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाते हैं, तो फ्री में तो नहीं चलेगा। तो सामुदायिक प्रबंधन का मतलब ये हो जाता है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा क्या करें, उसमें दें। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाए। जैसे एम्स है बच्चे, ठीक है, तो ये एक सार्वजनिक अस्पताल है जहाँ पे तुम एम्स में देखोगे कि तुम्हारा डॉक्टर से जो चेकअप कराना है, या डॉक्टर से तुम्हें कोई चीज़ चेक करानी होती है, तो उसकी लागत जो है वो बहुत कम है, भले मेडिसिन की कॉस्ट जितनी भी आए बच्चे। ठीक है, तो ये सरकारी हॉस्पिटलों में रहता है कि सरकार बाकी का उसका पे करती है, और आम जनता से एक्चुअली क्या करती है, वो थोड़ा मोड़ा पैसे क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है बच्चे। आई बात समझ में। और कल्याण विभाग जो होने चाहिए बच्चे, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी होना चाहिए, राज्य स्तर पे होना भी चाहिए, और एकीकृत कर दीजिए बच्चे, जिससे कि क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति होता है बच्चे, उसका बेहतर इलाज इस वजह से नहीं हो पाता है किसी बेहतर हॉस्पिटल में, कि क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य जो संरचना है उसका एकीकरण नहीं है बच्चे। तुम्हारे पास अगर क्षमता है तो तुम अपने लेवल पर आकर क्या करते हो, बड़े शहरों में अपना इलाज करा पाते हो, लेकिन अगर हॉस्पिटलों को हम लिंक कर देते हैं बच्चे, जोड़ देते हैं, तो आपको रेफर करके भी आपका इलाज क्या हो सकता है, किया जा सकता है बच्चे। और खास तौर से बच्चे, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें कुछ योजना चली, जैसे आयुष्मान भारत मिशन है बच्चे, आयुष्मान भारत है बच्चे, जिसमें क्या कर रही है सरकार, खास तौर से गरीब लोगों का हेल्थ बीमा करती है बच्चे, स्वास्थ्य से संबंधित बीमा करती है बच्चे। मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है, खास तौर से नवजात शिशु, खास तौर से तुम देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो चाइल्ड रेट होता है ना, डेथ रेट होती है बच्चे, वो बहुत अधिक होती है, बर्थ रेट से भी ज़्यादा होने लगती है। मदर जो डेथ रेट होती है वो भी बहुत, मातृ दर भी जो होता है, मृत्यु दर बढ़ जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, बच्चों का मृत्यु दर क्या हो जाता है, बढ़ सकता है बच्चे। तो उन सी चीज़ों को कम करने के लिए एक प्रकार से ये योजना लाई गई है, और ये इन्हीं योजनाओं को हम लोग सामाजिक योजना बोलते हैं बच्चे, और इन योजनाओं के द्वारा आप सामाजिक कल्याण कर सकते हैं बच्चे। आई बात समझ में। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था बच्चे। जब आगे हम लोग आते हैं बच्चे, तो पेयजल से संबंधित भी चीजें हैं, मतलब पानी भी तो एक आवश्यक तत्व है ना बच्चे, क्योंकि पानी ही नहीं होगा तो सारा जीवन आपका क्या हो सकता है, रुक सकता है बच्चे। पानी है तो ये जीवन चल रहा है, खाने को नहीं मिले हमें, लेकिन अगर पीने के लिए पानी हो तो अभी भी हम अपने जीवन को कुछ समय तक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चे। खाना नहीं मिला, आराम से हम निकाल सकते हैं। पानी हमारे बॉडीज में होना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फिर खत्म आप हो जाएंगे बच्चे। तो पानी जो है वो एक आवश्यक तत्व है, और पानी जो है बच्चे, पानी और पेयजल की आपूर्ति किसके द्वारा किया जाएगा बच्चे, तो राज्य का ये विषय होता है। हर एक राज्य को अपने राज्य के निवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करनी होती है बच्चे। अब जैसे भी आप करें, अगर आपके एरियाज में मान लेते हैं कि आपके राज्य में नदी है, तो नदी एक पेयजल का क्या हो सकता है, स्रोत हो सकता है। झील है तो वो हो सकता है बच्चे। नहीं है तो आपके बगल के राज्य में अगर पानी की व्यवस्था है, नहर नदी वहां पे, तो उससे आप क्या करें, मदद ले और अपने लोगों को पेयजल की क्या करें, आपूर्ति करें। जैसे दिल्ली में तुम देखोगे नदी तो है बच्चे, यमुना नदी जाती है, लेकिन उसका पानी पीने लायक तो नहीं है, लेकिन हमें पानी तो चाहिए। तो हरियाणा की जो नहरें हैं बच्चे, थोड़ी मोड़ी साफ हैं, तो उन नहरों का पानी क्या होता है, दिल्ली जाता है, और उस दिल्ली में वही वाटर क्या किया जाता है, पूरा का पूरा सप्लाई किया जाता है। लेकिन कभी कभी तुम्हें सुनने को मिलेगा कि दिल्ली में सभी लोगों को क्या हो पाता है, पानी नहीं मिल पाता है। कभी कभी पानी आता है, कभी नहीं आ पाता है। दूसरी चीज़ है, पानी नहीं मिल पा रहा है तो जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो वाटर रिजर्व हमारा है, जल का जो भंडारण है बच्चे, वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने वाटर को रिजर्व नहीं कर रहे हैं बच्चे। पानी हम बहुत सारा क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो पेयजल जो नीति है बच्चे, उसके अंदर तो सरकार ने ये बोला कि जिन राज्यों में पानी से संबंधित समस्या, जैसे बुंदेलखंड में जाओगे वहाँ पानी की समस्या हो जाती है बच्चे। महाराष्ट्र में बिदरवाड़ा है, तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ सूखा पड़ गया, पीने के लिए पानी ही नहीं है। राजस्थान है, कच्छ है बच्चे, जहाँ पानी होने की समस्याएं बहुत अधिक होती हैं बच्चे। तो उन एरियाज में हम पानी की व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करें, या फिर जल भंडारण करें। जैसे अब मानसून का समय आ गया बच्चे, तो ये जो मानसून के समय में जो बारिश का पानी आता है बच्चे, वो ऑलरेडी क्लीन वाटर होता है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं और आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं और पी सकते हैं। वो आपके लिए एकदम मिनरल वाटर के तरह से होता है। और कोई तो अब सरकार ने बोला कि आप क्या करें, रिजर्व
वायर तैयार कर रहे हैं थोड़े से बड़े बड़े, जहाँ पानी को आप क्या करें, स्टोर करें। कुएं पहले गांव में तुम देखते होगे ना, कुएं होते थे बच्चे, और कुएं में जो पानी था, बारिश का कुछ पानी आ जाता था और कुछ अंडरग्राउंड वाटर जो था वो आ जाता था, जिससे गांव के लोग उसी कुएं के पानी का इस्तेमाल करते थे। मतलब कुएं का पानी तुम 1 गिलास पियोगे, तुम्हारा पेट पूरा भर जाएगा, फिल हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। वही जब तुम फिल्टर का पानी पियोगे बच्चे, तो 2 से 3 गिलास पीते हो, तब जाकर तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब, जहाँ पे कुएं का वाटर जो है वो 1 गिलास से सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मतलब उसमें मिनरल्स तत्व जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चे। तो जल आपूर्ति जो है बच्चे, वो राज्य के अंदर आता है बच्चे, और इसे संविधान की 11वीं अनुसूचित में ऐसे विषय में रखा गया है जो राज्य द्वारा पंचायत को सौंप दिया गया है। यानी पहले ये जो पेयजल की आपूर्ति करने का कार्य जो था बच्चे, वो किसको दिया गया था, राज्य को दिया गया था। लेकिन जैसे ही पंचायती राज्य व्यवस्था आया, संविधान में पंचायती राज्य को जैसे ही जगह मिला, बोला गया कि ये व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है वो गांव की पंचायत की बच्चे। अब वो कुआं खुदवाए, तालाब खुदवाए, जो करना है वो करे, जैसे भी हो सके वहां पे पानी की व्यवस्था करे, और स्वच्छ पानी की व्यवस्था उसे करना है। ये नहीं कि ठीक है, जहां पे उसने हैंड पंप उसने लगवाई पंचायत ने, उसके बगल में क्या है, खराब तालाब है बच्चे, जहां गंदा पानी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो हैंड पंप के नीचे का जो वाटर रिजर्व है वो भी क्या हो सकता है, गंदा हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उसके वजह से बहुत तरह की क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। जैसे जो लोग गाँव में रखेंगे, सरकारी हैंड पंप के नीचे देखोगे बच्चे ना, पूरा क्या हो जाता है, पीलापन आ जाता है। सरकारी हैंड पंपों पे जाओगे कभी भी तुम, गवर्नमेंट हैंडपंप गांव में तुम्हें मिलेंगे, और अब तो वो हो सकता है कि नहीं भी चलते हों, जो लगाए गए थे, लेकिन वो हो गया होगा कि अब चल भी नहीं रहे। लेकिन अगर चल भी रहा होगा तो उसके एरियाज का जब तुम देखोगे बच्चे, एरियाज को देखोगे जहां वो पानी गिर रहा है, वो पूरा का पूरा एरिया पीला हो जाता है। या फिर गांव में जाना बच्चे, जैसे कोई बाल्टी है, वो एकदम जब लाई जाती है तो नीट एंड क्लीन होती है, उस बाल्टी में पानी स्टोर करते करते उस बाल्टी का क्या हो गया है, कलर चेंज हो गया। यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है पूरी तरह से क्या हो चुका है बच्चे, खराब हो चुका है बच्चे। आई बात समझ में? तो इसी चीज को जर्नलिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमें पानी की व्यवस्था भी करनी है बच्चे, ठीक है, वो पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना है बच्चे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उत्तरदायित्व हमने किसको दे रखा है, ग्राम पंचायत को दे रखा है बच्चे को, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति कार्यक्रम 72-73 में चलाया गया था बच्चे। बाद में इसका नाम राजीव गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति मिशन नाम दिया गया था बच्चे, जहाँ पे पेयजल जो है वो जल जीवन का पूरा एक प्रकार से क्या होता है बच्चे, आधार ही होता है बच्चे, ठीक है। और पेयजल से संबंधित क्या हो रहे हैं, ठीक है ना, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत कई कार्यक्रम चला रहे हैं कि हमें पानी के लिए किसी एक चीज पर निर्भर नहीं होना है। यानी कहने का मतलब, किसी एरियाज में एक कुआं होगा बच्चे, और मान लो कि उस कुएं पर 500 घर हैं, तो सोचो कि पानी लेना कितना टफ हो जाएगा। 500 का एक गांव है बच्चे, 500 पॉपुलेशन का एक गांव है, और वहां पर सिर्फ उस 500 पॉपुलेशन के लिए एक कुआं है बच्चे, और पानी का वही एक स्रोत है। तो सोचो कितनी भीड़ होगी और कितना समय लगेगा। और पता चला कि पानी लेने में आपका 2 से 3 घंटा खराब हो गया, और अगर घर पे आपके छोटा बच्चा है तब तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खाना जो बनेगा उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत लेट खाना बनेगा, लोग लेट खाएंगे, ठीक है। और पानी के जो स्रोत थे बच्चे, पहले पिक्चर में तुम देखते थे ना, दूर दूर से लोग जाते थे, पानी लेकर आते थे बच्चे, ठीक है ना, पानी बहुत, ठीक है, पिक्चरों में तुमने देखा होगा। तो इन्हीं सारी चीजों में ये बोला गया कि पानी के जो स्रोत हैं बच्चे, वो एक नहीं होने चाहिए, हमें कई करने चाहिए बच्चे। कुआं अगर है तो बहुत जगह पे हम क्या करें, हैंडपंप लगाएं, ठीक है, नहरों का इस्तेमाल कर दें, तालाब जैसी चीजें बना दें, या कुछ आर्टिफिशियल तरीके से आप झील का निर्माण कर दीजिए, कृत्रिम झील जैसी चीजें अगर वहां निर्मित हो सकती हैं, तो वो अगर चीजें हो सकती हैं, तो एक पेयजल पे निर्भरता जो होगी बच्चे, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है बच्चे। और परंपरागत जो जल के संरचना है बच्चे, उनको क्या करना है, पुनर्जीवित करना है। जैसे कुआं जो है लोगों ने छोड़ दिया, अब कुएं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और कुएं के पानी में कोई चीज खराब न जाए, उसके लिए आप क्या करें, तकनीकी तो है, कुएं को ढक दिया जाए, जिससे कि कुएं में डस्ट न जाए, पत्थर न जाए, धूल न जाए, वो कुएं को ढक दिया जाए। जब जरूरत हो कुएं से हटाया जाए और वहां से पानी निकाला जाए बच्चे। आंधी तूफान में कुएं में खराब चीज जाने के चांसेस क्या होते हैं, बेहतर होते हैं बच्चे, जो परंपरागत। और पहले भी लोग क्या करते थे, बारिश के पानी को क्या करते थे, स्टोर करते थे बच्चे। और बात
हाँ वही चीज़ है, लेकिन आप करने कई सोर्स आपको रखने चाहिए। अगर परंपरागत सोर्स हैं बच्चे तो उनको रखना पड़ता है, क्योंकि भविष्य में पता नहीं, जैसे जिस तरह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है ना, वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो लड़ाई होगी बच्चे ना, जैसे दो विश्व युद्ध लोगों ने लड़ा है, तो कोफी अन्नान ने बोला था कि जो तीसरा युद्ध अगर होगा भविष्य में, अगर मानते हैं कि कभी तीसरा युद्ध हुआ बच्चे, वो पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी है नहीं और हर एक चीज में पानी की उपयोगिता है। अगर आपको उद्योग और धंधे, उद्योग चलाने, इंडस्ट्रीज चलानी है तो वहां पे भी वाटर चाहिए। आपको खाने से लेकर कपड़े धोने तक में आपको पानी चाहिए, हर जगह पे एग्रीकल्चर करने के लिए पानी चाहिए। तो पानी तो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है बच्चे, और हर एक राज्य क्या चाहेगा पानी पे। जैसे तुम देखोगे कि जो चीन है वो कभी ना कभी ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी को रोकने की कोशिश करता है, उसके मार्ग को क्या करना चाहता है, डाइवर्ट करने की कोशिश करता है बच्चे। तुम पश्चिम बंगाल जो है और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी रिवर को, भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी रिवर विवाद है बच्चे, पानी के लिए प्रॉब्लम चल रही है बच्चे। क्योंकि पानी नहीं होगा तो उस एरियाज में एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रभावित होती हैं बच्चे। तो ये चीज़ें भी जर्नलिज्म हमें वहाँ पे क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। जल से संबंधित सरकार ने बोला कि एक प्रॉपर हम बजट की व्यवस्था करेंगे। जलों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भी क्या किया जाएगा, विकास खंड स्तर पे स्थापित किया जाएगा। जब पंचायत हम पढ़ते हैं बच्चे तो सबसे नीचे क्या होती है, ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद से जिला विकास आता है, मतलब ब्लॉक पंचायत बोलते हैं जिसको, उसी को विकास खंड बोला जाता है, और उसके ऊपर क्या होती है, जिला पंचायत। तो विकास खंड लेवल पे आप क्या करें, प्रयोगशाला जैसी चीजों को स्थापित करें जिससे कि पानी की टेस्टिंग हो सके। ठीक है, जल का एक प्रकार से प्रशिक्षण, जल का एक प्रकार से परीक्षण किया जा सके कि ये पानी जो है वो पीने लायक उपयोगी है या नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ खतरनाक जो तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के मानव के जीवन के लिए क्या हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति से संबंधित ये चीज़ें थी।